हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिहार का टारगेट बैच। ठीक है, आप लोग इससे पहले बिहार से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, जैसे बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमी सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस, बिहार की पॉलिटी, ठीक है, बिहार की मिनरल्स, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। लगभग लगभग हमने पॉलिटी खत्म कर लिया है, इकोनॉमी खत्म कर लिया है। इकोनॉमी में बस एक चैप्टर और बच रहा है, वो है इंडस्ट्री। ठीक है, जिससे एक दो सवाल बन ही जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी खत्म है, इकोनॉमी खत्म है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी से आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी से हर साल बिहार के ज्योग्राफी से 3 से 4 5 क्वेश्चन बन ही जाता है। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद अगर आपका सवाल बन जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप लोग में से कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आप लोग को पता है कि 5 नंबर 7 नंबर के लिए लोग 800 1000 पेज का बुक पढ़ जाते हैं। उसके बाद भी यह कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सवाल हो ही जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि बिहार पीसीएस है, तो बिहार पीसीएस में बिहार के ज्योग्राफी से अगर 4-5 सवाल आ रहा है और वह 1-1.5 घंटे के लेक्चर में हो जाएगा, तो आपको इसे अच्छे से कर लेना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि अपने लेक्चर से बाहर सवाल बनने का मतलब है कि वह सवाल किसी से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लेक्चर में जो भी कंटेंट है वह सही हो, और जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो उसको मैं समाहित करने की कोशिश करता हूँ। आपने पॉलिटी अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 50-52 मिनट के लेक्चर में अगर आप पॉलिटी से सवाल करते हैं तो आपका सवाल नहीं छूटेगा, यह तो मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर मान लो कि एक सवाल अगर आपका छूट जाता है तो वह सवाल किसी से नहीं बनेगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, आप आज वैसे ही ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी में भी आप लोग अगर पहले से भी कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को यह चीज लगेगा कि ज्योग्राफी इससे ज्यादा करना शायद पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हम पूरे ठीक ठाक तरीके से करेंगे। और बिहार के जो भी आगामी एग्जाम्स हैं उसमें अगर ज्योग्राफी से सवाल आता होगा तो अपना लेक्चर मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं तो देखने वाले को ना इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना हो, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत ना हो, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। अगर मान लो मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मैं बुक पढ़ के नोट्स बना के आपके सामने ला रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा बुक नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप बुक पढ़ने में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे लगता है कि आपको खुद से बुक पढ़ के और नोट्स बना लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप लोग भरोसा रखिए, अपना जो टारगेट है 110 क्वेश्चन का, वह टारगेट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। और आप लोग एग्जाम के कल होकर देखेंगे भी कि 110 क्वेश्चन क्या हमारा हो रहा था अपने लेक्चर से। अगर आपका सवाल 110 से 109 भी होता है तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि कंटेंट मैंने आपको दिया और आपने उसको सही से समाहित नहीं किया आपने। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। वैसे मतलब अगर लेक्चर लेट हो रहा है तो इसके पीछे कुछ हेल्थ इशू है मेरा। जैसे मैं फीवर और सर्दी से एकदम परेशान रहता हूँ। कोल्ड तो भाई छूटने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं, मनहूसियत है और कुछ नहीं है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिहार की ज्योग्राफी। बिहार की ज्योग्राफी में हम सबसे पहले देखेंगे भौगोलिक स्थिति, यानी बिहार की भौगोलिक स्थिति। कोई भी ज्योग्राफी कभी भी, या इंडिया का, बिहार का, या किसी भी अदर स्टेट का जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें देखना चाहिए कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। बिहार आप जैसे मैप देखेंगे तो मैप में आपको दिखेगा बिहार जो है ना भाई, वह इंडिया के मैप में आप देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ में, पूरे नॉर्थ में है, और नॉर्थ से ईस्ट के तरफ उसका झुकाव है। इसलिए हम कहते हैं बिहार भारत के उत्तर पूर्वी में, मतलब क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है,
उसके बाद अवस्थिति की बात करेंगे अगर अक्षांश और देशांतर में, तो इंडिया का अक्षांश देशांतर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब थोड़ा सा ना हम लोग बिहार का अक्षांश देशांतर देखेंगे। देखिए, कहता है कि बिहार का अक्षांशीय रेखा जो है ना 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। कहाँ तक है? 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक है। ठीक है, वही देशांतरीय विस्तार अगर हम देखेंगे, अरे अक्षांशीय रेखा मतलब जो ऐसे ऐसे रेखा है ना, जो लेटा हुआ है ना, उसको अक्षांशीय कहते हैं, और जो खड़ा है ना, जो सीधे सीधे, उसको हम कहते हैं देशांतरीय विस्तार। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं इसको बहुत ही ठीक ठाक तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं सब कुछ बताने लग जाऊँ ना, तो ये स्पेशल क्लास बिहार का स्पेशल क्लास नहीं बन के यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास बन जाएगा। और अगर आप लोग में से कुछ लोग अगर यहाँ के बड़े बड़े संस्थान में पढ़ते होंगे ना, तो आप लोग देखते होंगे कि जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है ना उन लोगों के द्वारा, तो वो लोग ना इंडियन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ठीक है, और लेक्चर्स 50 लेक्चर 60 लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी का रिकॉर्ड कर देते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन ज्योग्राफी अगर अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो 5-6 घंटे का चीज है इंडियन ज्योग्राफी, और उससे बाहर सवाल जाता ही नहीं है। तो आपको ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट हो जाए, यही अपना टारगेट है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार आपने देखा 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार में देखेंगे हम, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो आपने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपने इसको देख लिया, और आप इसको रट जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा नॉर्थ से साउथ में देखते हैं। देखो, नॉर्थ से लेकर साउथ में जो है ना भाई, ये देखो नॉर्थ से लेकर साउथ में बिहार की कुल लंबाई जो है ना 345 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है, नॉर्थ टू साउथ जो है ना बिहार की जो लंबाई है वह 345 किलोमीटर है। वही अगर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे ना भाई, हम लोग वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो 483 किलोमीटर है। यानी बिहार जो है, यानी चौड़ाई बिहार की ज्यादा है और ऊंचाई बिहार की कम है, यानी लंबाई बिहार की कम है। नॉर्थ टू साउथ कम है और वेस्ट टू ईस्ट ज्यादा है। तो आप इन चीजों को याद रखें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे देखेंगे कि बिहार की वही बात कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कम और उत्तर से पूरब से पश्चिम की लंबाई ज्यादा और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है, यही कह रहा है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर का हमारा बिहार है, और मील में देखेंगे तो 36,357 मील क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल में यह भारत का 2.86% है। क्षेत्रफल में यह भारत का 2.86% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देख रहे हैं यहाँ पे, जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य। उसके बाद थोड़ी सी सीमा की बात करेंगे। देखो, बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना सिर्फ एक देश से लगती है, वो है नेपाल। और नेपाल से 7 जिले लगते हैं, जो आपको पता ही होगा। ऊपर के जो भी 7 जिले नेपाल, मतलब बिहार के जो ऊपर के 7 जिले हैं, वही नेपाल से लगते हैं, जिसमें आ जाता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। मधुबनी, देखो मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यही 7 जिले जो है ना भाई, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 7 जिले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, और राष्ट्रीय सीमा 19 जिले करते हैं। देखो, राष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे राज्य से लगने वाली सीमा जो है ना, बिहार के 19 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्य से सीमा साझा करते हैं। जैसे झारखंड के साथ 8 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, और वेस्ट बंगाल के साथ बिहार का 3 जिला यहाँ पे लगता है। तो देखो, वेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं यूपी के 8, झारखंड का 8 और वेस्ट बंगाल का 3। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे राइट साइड में जो है ना, ऊपर देखें किशनगंज, लाइन से देखिए, ऊपर ऊपर है किशनगंज, उसके बाद है पूर्णिया, उसके बाद है कटिहार। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जिले जो है ना वेस्ट बंगाल से लगते हैं। वेस्ट बंगाल से कौन कौन लगता है? बिहार के पूर्वी साइड में आप देखेंगे 3 जिले हैं, किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार। ये 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे, देखो आप देखोगे कि यहाँ पे यूपी से सटे 8 जिले। देखो, उत्तर प्रदेश देखोगे बिहार के कहाँ है? पश्चिम साइड में है। तो बिहार के पश्चिम साइड में है,
तो शुरू हम ऊपर से नीचे तक करेंगे, यह क्रम है, क्रम से लिखा हुआ है। जैसे सबसे ऊपर देखोगे आप वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, उसके नीचे आपको दिखेगा गोपालगंज, फिर उसके नीचे दिखेगा आपको सिवान, फिर उसके नीचे दिखेगा आपको सारण, फिर उसके बाद दिखेगा भोजपुर, भोजपुर के बाद है बक्सर, और बक्सर के नीचे है कैमूर, और रोहतास का छोटा सा नीचे से जो कट के जाता है एरिया, तो रोहतास का छोटा सा एरिया, यानी टोटल 8 जिले ये है। कौन कौन है? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, उसके बाद सिवान, गया, सॉरी सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर रोहतास। ऐसे ही देखेंगे झारखंड से सटे 8 जिले। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, ठीक है, जो सजा करता है रोहतास। तो देख रहे हो रोहतास यूपी और झारखंड दोनों से लगता है। वैसे ही कटिहार देखेंगे तो कटिहार वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से लगता है। तो जैसे रोहतास हो गया, ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये देख रहे हो 8 जिले। तो नीचे के जो 8 जिले जो क्रम से है, ये सब क्रम से है लिखा हुआ है। जैसे रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर और कटिहार। तो ये नीचे के ना 8 जिले जो हैं, यह झारखंड से लगे हुए हैं। तो आपने देख लिया कि नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सॉरी, बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो नेपाल के साथ 7 जिले को साझा करता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के साथ यह 8 जिले को साझा करता है। वैसे ही आप झारखंड के साथ देखेंगे तो 8 जिले को साझा करता है। वैसे ही आप वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ बिहार 3 जिले को शेयर करता है। अब थोड़ा बात आ जाता है पूर्वी पश्चिमी। देखो सबसे पूर्वी जिला जो है ना भाई कटिहार है, सबसे पूर्वी जिला कटिहार है। सबसे पश्चिमी जिला जो है ना भाई यह है कैमूर, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे ना भाई तो ये है वेस्ट चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला जो है इसमें गया और जमुई दोनों आ जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो वेस्ट चंपारण है हमारा, और सबसे छोटा जिला की बात करेंगे तो हमारा शिवहर है। तो इन चीजों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब भौगोलिक स्थिति तो हमने देख लिया, अब भौगोलिक संरचना देखेंगे कि बिहार की भौगोलिक संरचना कैसी है। तो हम लोग देखेंगे कि भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार की चट्टानें, सबसे पहले हमारा हेडिंग यही होगा, जिसमें आप देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर टर्सरी चट्टान है, और फिर क्वाटरनरी चट्टान है। तो 4 प्रकार की चट्टान बिहार में मिलती है, धारवाड़, विंध्यन, टर्सरी और क्वाटरनरी, ठीक है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, और ये भी क्रम से है, पहले धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान, फिर टर्सरी क्रम की, फिर क्वाटरनरी प्रकार की चट्टान, ठीक है। कह रहा है बिहार में सभी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे आप देखोगे शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी यानी हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, और हिमालय की सबसे नई श्रेणी भी शिवालिक श्रेणी ही है। तो देखेंगे आप ऊपर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और उसके नीचे शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी का आज भी विकास हो रहा है, और जो ट्रांस हिमालय है उसमें आज भी निक्षेप हो रहा है, यानी उसमें कमी देखने को हमें मिलती है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है ना। तो बूढ़ा होने के बाद तो कहानी खत्म होने लग जाता है ना ऐसे। और शिवालिक श्रेणी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी जवान है, जवान होने की कोशिश कर रहा है, अभी बच्चा ही। तो शिवालिक श्रेणी, उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तराई क्षेत्र, उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे मैदान, और उसके जस्ट नीचे देखेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार, जो छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है, जो दक्षिणी बिहार का, जो झारखंड और बिहार से सटे हुए जो क्षेत्र है, वह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो हमने सबसे ऊपर देखा बिहार में, जब ऊपर से देखेंगे नेपाल से सटे हुए एरिया, तो उसमें हमें दिखेगा जैसे वेस्ट चंपारण, किशनगंज, इस साइड वेस्ट चंपारण, इस साइड किशनगंज, ये दोनों शिवालिक श्रेणी इन दोनों में आपको दिखेगा, अररिया, किशनगंज, किशनगंज, ठीक है। उसके जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे ना तो हमारा तराई क्षेत्र, यानी नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं उसमें एक पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र पाई जाती है, ठीक है। और उसके जस्ट तराई क्षेत्र के नीचे देखेंगे तो मैदानी भाग हमें गंगा का मैदान और गंगा की सहायक नदियों का मैदान दिखता है। और जैसे गंगा का मैदान यानी उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान खत्म होता है, तो बिहार के दक्षिणी बिहार है, तो दक्षिणी बिहार में जो झारखंड से सटे हुए एरिया हैं उसमें प्रायद्वीपीय पठार के रूप में हमें मिलता है, जो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। तो इसीलिए कहते हैं बिहार में सभी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि सबसे ऊपर है शिवालिक, फिर है तराई, फिर है मैदान, फिर है प्रायद्वीपीय पठार। अब देखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है। देखो निर्माण इसका कब होता है?
तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। धारवाड़ और विंध्यन दोनों का प्री कैम्ब्रियन युग में ही निर्माण होता है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। इसका विस्तार कहाँ है भाई? इसका विस्तार जो है ना, मुंगेर जो देख रहे हो, खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया और नवादा में है। नवादा दो जगह मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका विस्तार कहाँ है, मुंगेर में। जो मुंगेर में जो खड़गपुर की पहाड़ी है, जो आप अपना प्रीवियस लेक्चर देख रहे थे खनिज में, तो खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधनों में जो खड़गपुर की पहाड़ी है वो बहुत ही समृद्ध है, आपको मैंने बताया ही था। तो मुंगेर, जमुई, नवादा और उसका राजगीर, बोधगया और राजगीर, ये सब ठीक है। चट्टान देखेंगे ना, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में आग्नेय प्रकार की चट्टान मिलती है, जिसमें स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट वगैरह हमें मिलता है। कुछ मात्रा में अभ्रक का निक्षेप भी पाया जाता है इन धारवाड़ क्रम की चट्टान में। तो अभ्रक का निक्षेप धारवाड़ प्रकार की चट्टान में हमें बिहार में मिलती है। तो जो आपने देखा होगा ना कि अभ्रक में बिहार नंबर 1 स्टेट है इंडिया का, और 95% जो अभ्रक है इंडिया का वो बिहार में ही मिलता है। और दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का अभ्रक भी हमारे बिहार में ही मिलता है। तो आप इन चीजों को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अब पूछेगा कि अभ्रक का निक्षेप किस प्रकार की चट्टान में मिलती है? तो धारवाड़ प्रकार की चट्टान में, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टान में हमें मिलती है। तो सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टान का उदय हुआ, फिर उसका विंध्यन क्रम, फिर टर्सरी, फिर क्वाटरनरी। आपको मैंने बताया ही कि ये सब क्रम से हैं। वैसे फिर उसके बाद देखोगे विंध्यन क्रम की चट्टान, तो इसका निर्माण भी जैसे मैंने आपको बताया कि प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। और इसका विस्तार कहाँ है भाई? तो इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जैसे रोहतास, कैमूर नीचे के कोने में देखोगे ना, दक्षिण साइड से रोहतास और कैमूर आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोहतास जो जिला जो है वह उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसलिए हो गया ना कोना में भाई। तो रोहतास और कैमूर जो है ना, यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। वो आगे हम मैप में भी आपको दिखाएंगे। चट्टान में बात करेंगे ना भाई, तो चट्टान में इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, पायराइट वगैरह इसे मिलता है। पायराइट जो है ना भाई, एक गंधक का स्रोत है। पायराइट से ही गंधक हमें मिलता है। जीवाश्म की अधिकता है, तो इसमें पेट्रोलियम और कोयला भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जीवाश्म के पेट्रोलियम कब मिलेगा? देखो, जब पेट्रोलियम तब मिलता है जब जीव जंतु दबे होंगे ना, तो पेट्रोलियम निकल रहा होगा। जब पेड़ पौधे दबे होंगे अगर, तो इसमें से कोयला हमें दिखेगा, ठीक है। तो जीवाश्म की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, कोयला भी पाया जाता है। तो विंध्यन के क्रम की चट्टान में जीवाश्म की अधिकता है, वही आप धारवाड़ क्रम की चट्टान देख रहे थे तो वहां पे जीवाश्म नहीं मिल रहा था। तो जीवाश्म की अधिकता होने के कारण पेट्रोलियम और कोयला भी इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में है। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा विंध्यन क्रम की चट्टान में ही आप देखोगे कि औरंगाबाद साइड ना, औरंगाबाद साइड आप देखोगे कि ज्वालामुखीय संरचना का भी प्रमाण मिला है। तो आपसे अगर पूछे कि बिहार में ज्वालामुखीय संरचना का प्रमाण किस जिला से मिला है, यानी किस क्षेत्र से मिला है, तो औरंगाबाद के नवीनगर में ज्वालामुखीय संरचना का प्रमाण हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो एकमात्र यह जगह है ज्वालामुखीय संरचना का प्रमाण जहाँ मिला है। तो नवीनगर का नाम आप याद रखेंगे। नवीनगर कहाँ है भाई? तो औरंगाबाद में। तो आपने धारवाड़ क्रम की चट्टान देख लिया, विंध्यन क्रम की चट्टान देख लिया। अब देखेंगे थोड़ा सा टर्सरी क्रम का चट्टान। देखो, इसका जो निर्माण हुआ ना भाई, पैलियोसिन और मायोसिन कल्प के बीच में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन के बाद पैलियोसिन और मायोसिन आता है। तो पैलियोसिन और मायोसिन के बीच में टर्सरी क्रम की चट्टान का विस्तार, मतलब इसका उद्भव हुआ है। और विस्तार देखेंगे ना तो भाई, यह शिवालिक क्षेत्र में ही पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी का जो क्षेत्र है ना, जैसे पश्चिमी चंपारण आपको मैंने बताया, पश्चिमी चंपारण, थोड़ा सा अररिया और किशनगंज वाला एरिया भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। चट्टान क्या किस किस प्रकार की चट्टान मिलती है? तो इसमें भी बालू पत्थर, बोल्डर, क्ले, कॉन्ग्लोमेरेट वगैरह इसमें भी मिलता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। कह रहा है कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार की संभावना इन क्षेत्र में जताई जा रही है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संभावना टर्सरी क्रम की जो चट्टान है ये, यहाँ पे इसकी संभावना दर्शाई जा रही है। और ऐसा भंडार क्यों? क्योंकि टेथिस सागर जो आपने पहले पढ़ा होगा, जब मैं आपको इंडिया का ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो इंडिया के ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊंगा कि टेथिस सागर कहाँ था और उसके अवसाद के रूप में कैसे हिमालय का उदय हुआ। तो ये भी आप देखेंगे। तो कह रहा है शिवालिक श्रेणी, तो शिवालिक श्रेणी भी तो देखोगे आप कि
ये भी किसका हिस्सा है? तो ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। तो कह रहा है टेथिस सावगढ़ के अवशेष के निर्माण के कारण यहाँ पे ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अधिक होगा। तो यह पश्चिम चंपारण, रक्सौल और किशनगंज, ये 3 एरिया जहाँ है ना भाई, तो जो मैंने आपको बताया कि शिवालिक श्रेणी वाला एरिया कहाँ-कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वगैरह आप देखेंगे थोड़ा-सा। उसके बाद आप देखेंगे अररिया, किशनगंज। तो क्या है कि इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के होने की संभावना भी जताई जा रही है। उसके बाद आप देखोगे ना क्वाटरनरी प्रकार की चट्टानें, ठीक है। तो ये जो है ना प्लीस्टोसीन से लेकर आज तक इसका उदय हो ही रहा है, यानी इसका उद्भव जारी ही है। विस्तार देखेंगे इसका तो भाई विस्तार इसका जो है ना गंगा के मैदान में परतदार चट्टान के रूप में, जैसे गंगा का ना मैदान जो आपने देखा ना, गंगा के मैदान में जो है ना परतदार चट्टान के रूप में इसका विस्तार हो रहा है। चट्टान में देखेंगे यहाँ पे तो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी, बालू बजरी कॉन्ग्लोमेरेट वगैरह यहाँ पे मिलता है। बालू बजरी इसलिए क्योंकि ये नदियों के यानी विस्तार में है, तो इस वजह से बालू बजरी ऊपर से जब नदियां आती हैं, जो यानी क्या कहते हैं गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जब ऊपर से नेपाल के शिवालिक श्रेणी क्षेत्र से या नेपाल के पहाड़ी पर्वतीय हिस्सा से जब निकल कर आती है, तो उधर से बालू बजरी काट छांट के ले आती है इस वजह से। पृथ्वी सागर अवसाद पर नदियों के अवसाद का जमना ही क्वाटरनरी प्रकार के चट्टानों का उदय का एक कारण है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। मैप बिहार का मैप मैं नहीं बनाया है, ये हंसना नहीं। वैसे इंडिया का मैप मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ, वर्ल्ड का मैप भी ठीक ठाक बनाता हूँ। बिहार का मैप मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, लेकिन बन गया सुअर जैसा। आई एम सॉरी। आप देखोगे तो यहाँ पे कोने में, यहाँ पे ना आप समझ लेना, बस आपके समझने के लिए। आप यहाँ पे देखोगे ना भाई, तो पश्चिमी चंपारण है। कहाँ पे देखेंगे आप? नॉर्थ और वेस्ट के कोने में पश्चिमी चंपारण, इसके जस्ट बगल में पूर्वी चंपारण है। ठीक है, इसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सब इधर देखने को मिलेगा। तो आपने देखा टर्सरी प्रकार की चट्टान, जो मैंने आपको बताया कि यह पश्चिमी चंपारण है, तो भाई इस एरिया में ना टर्सरी प्रकार की चट्टानें मिलती है। ये वाला एरिया देख रहे हो आप। तराई वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन तराई वाला रीजन है। ये वाला रीजन ना तराई वाला रीजन है। ठीक है, और जो आपको मैंने बताया कि ये क्या कहते हैं क्वाटरनरी प्रकार की चट्टान, तो क्वाटरनरी प्रकार की चट्टान यही गंगा का मैदान है। ये वाला जो गंगा का मैदान वाला एरिया है, ये इसमें क्वाटरनरी प्रकार की चट्टान मिलती है। बिंदन क्रम की चट्टान जो आप देख रहे थे ना, जो मैंने आपको बताया कैमूर रोहतास एरिया में, तो इस वाले एरिया में बिंदन क्रम की चट्टान मिलती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान देखोगे तो धारवाड़ की क्रम की चट्टान ऐसे यूं देख रहे हो आप, ऐसे यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और ये वाला जो पूरा एरिया है ना भाई, ये देख रहे हो, ये पूरा पठारी एरिया है। नीचे झारखंड है और छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा ही ये आपको यहाँ पे पठारी क्षेत्र के रूप में दिखता है। ठीक है, तो आप ये याद रखें। अब इतना भी चौड़ा बिहार के मैप में इतना भी चौड़ा पठारी एरिया नहीं है, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए आपको दिखा दिया। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का एरिया जो देखेंगे ना आप, देखो मैं आपको दिखाता हूँ शिवालिक श्रेणी वाला एरिया। तो ऊपर आपको पता है, इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है ना, ये ये जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये है नेपाल। ठीक है, ये है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये है नेपाल। ठीक है, यहाँ पे। और इस नेपाल में जैसे कि आप नीचे देखोगे ना, तो आपको मैंने बताया हिमालय का जो सबसे निचला भाग है शिवालिक श्रेणी का भाग। तो शिवालिक श्रेणी जो है ना, ये देख रहे हो, ये ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। और यहाँ पे जो है ना किशनगंज, अररिया किशनगंज का जो एरिया है, तो ऐसे आके यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या पाया जाता है? शिवालिक श्रेणी। और यहाँ पे भी हमारा क्या पाया जाता है? शिवालिक श्रेणी। यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि जैसे सोमेश्वर श्रेणी वगैरह हमें दिखेगा, रामनगर, दून की पहाड़ी, ये सब शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है। तो आप आगे देख ही लेंगे। तो इस प्रकार से ना आप समझ लीजिए। ठीक है, सोन नदी के पश्चिम में कह रहा है, देखो ये रहा सोन नदी हमारा, मान लो ये रहा हमारा सोन नदी। सोन नदी के वेस्ट में जो है ना भाई, ये जो देख रहे हो इस साइड, ये है बिंदन क्रम की चट्टान। और सोन नदी के ईस्ट साइड में है, ये है हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान। ऊपर देखे हमने टर्सरी प्रकार की चट्टान, और बीच में मैदानी भाग में हमने देखा क्वाटरनरी प्रकार की चट्टान। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उच्चावच की बात करते हैं, हाइलाइटर अपन यूज करते हैं थोड़ा सा, रुक जाओ। ठीक है, अब देखेंगे उच्चावच। ठीक है, तो उच्चावच में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, इसमें पर्वतीय क्षेत्र वगैरह पठारी क्षेत्र हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है भौतिक बनावट के आधार पर बिहार को
जो है ना 3 भौगोलिक या भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। तो ये कौन-कौन उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और तराई क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 932 वर्ग किलोमीटर। औसत ऊंचाई देखेंगे 80 से 250 मीटर के आसपास है, और विस्तार इसका देखेंगे भाई पश्चिमी चंपारण में है। क्यों? क्योंकि एक शिवालिक श्रेणी के रेंज में आता है। आपको मैंने जैसे ये दिखाया, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये वाला पश्चिमी चंपारण का एरिया, ये वाला, इसी को मैंने काट के ना यहाँ पे लगा दिया है। आप देख रहे हो इसको, ये वाला जो पश्चिम चंपारण का एरिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो शिवालिक श्रेणी का जो रेंज है, शिवालिक श्रेणी का जो एरिया है, तो शिवालिक श्रेणी के एरिया को ही हम क्या किए हैं, मतलब कहाँ कहाँ है, तो यह बिहार के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी एरिया में थोड़ा सा ऊपर का एरिया, जैसे आप देखोगे इधर पश्चिमी चंपारण का एरिया, इधर किशनगंज अररिया का एरिया, वहां पे थोड़ा सा शिवालिक श्रेणी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो ये पश्चिम चंपारण में आप ये देखोगे कि 3 श्रेणी के रूप में, मतलब ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, यह 3 शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है। यह 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, जैसे सोमेश्वर श्रेणी, ये रहा, ये देखो आप, ये रहा सोमेश्वर श्रेणी, ये रहे रामनगर दून। देखो रामनगर दून की पहाड़ी भी पश्चिमी चंपारण में ही है, जो आपको मैंने ऊपर दिखाया कि पश्चिमी चंपारण का ही हिस्सा मैंने यहाँ पे काट के लगाया है, और बीच में हरहा या दून की घाटी है। तो अगर पूछे आपसे कि हरहा या दून की घाटी कहाँ है, तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में हरहा और दून की घाटी है। सोमेश्वर श्रेणी और जो रामनगर दून है, ये दोनों जो है ना भाई, ये शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है। तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। और ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों आप देख रहे होंगे कि ये पश्चिमी मैंने आपको दिखाया कि पश्चिमी चंपारण का ही एरिया मैंने यहाँ पे काट के यहाँ पे फीड किया है। ठीक है, तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। सबसे ऊपर सोमेश्वर श्रेणी, बीच में है राम हरहा या दून की घाटी, और नीचे है रामनगर की पहाड़ी। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। तो 3 भौगोलिक भौतिक प्रदेशों में बांटे थे, जिसमें से एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और तराई क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा अगर हम देखेंगे ना भाई, तो ये है गंगा, ये देख रहे हो आप, ये है गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, यानी गंगा से उत्तर का मैदान, बीचों बीच से गंगा निकल रही है। तो एक है उत्तर का एरिया, एक है दक्षिण का एरिया। तो कहेंगे गंगा के मैदान को हम 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल अगर हम देख ले, तो क्षेत्रफल इसका 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल 96% है टोटल एरिया का। बिहार के टोटल एरिया का मैदानी भाग 96% के आसपास है, 95-96%। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा जो बिहार के क्षेत्रफल में मैदानी हिस्सा है। तो आप इस चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? पठारी, और उसके बाद क्या है? पर्वतीय। तो इन तीनों का क्रम है, तो ये तीनों क्रम आप याद रखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि उत्तर गंगा का मैदान, मतलब टोटल गंगा का मैदान जो है 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल एरिया का 96% है। ठीक है, औसत ऊंचाई देखेंगे तो 75 से 120 मीटर के आसपास है, और ढाल देखेंगे ना भाई, तो पश्चिम से पूरब की तरह है। जितनी भी नदियां आप देखोगे ना ऊपर जो गंगा में मिल रही है ना, वो ऐसे आ रही है कोने में, ऐसे आप देख रहे हो। तो पश्चिम से, इधर है पश्चिम, इधर है पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ही आ रही है। तो आपको मैं आगे मैप में भी दिखाऊंगा, आप इस चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि ढाल गंगा के मैदान का, उत्तरी गंगा के मैदान का ढाल किधर है, तो पश्चिम से पूरब है। गंगा का मैदान टोटल एरिया का कितना परसेंट है? लगभग 96% है, यानी बिहार में मैदानी भाग लगभग 96% है। उसके बाद पठारी भाग है, उसके बाद हमारा पर्वतीय भाग है, ठीक है। तो 3 भौतिक प्रदेशों में जो बांटा गया था, तो उसमें से एक हमने देख लिया था पर्वतीय प्रदेश, और ठीक है, पर्वतीय और तराई का क्षेत्र। उसके बाद देखा हमने मैदान, उसके बाद हम देखेंगे दक्षिणी पठारी क्षेत्र। देखो दक्षिणी पठारी क्षेत्र को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जो आप यहाँ पे देखेंगे। अब दक्षिणी पठारी क्षेत्र को हमने बांटा, एक कैमूर और रोहतास का पठार, ये देख रहे हो आप, कैमूर और रोहतास का पठार, जो आपको मैंने दिखाया नीचे कोने में है कैमूर और रोहतास, जो यानी आप देखोगे दक्षिण और दक्षिण और पश्चिम के कोने में है कैमूर और रोहतास। तो उस एरिया को हमने अलग कर दिया। एक तो हम कैमूर या रोहतास का पठार देखेंगे, उसके बाद गया का पहाड़ी क्षेत्र हम देखेंगे, राजगीर का गिरियक पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे, और नवादा और मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। यह गया, कैमूर और रोहतास का पठार, गया का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर का गिरियक क्षेत्र, और नवादा मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र। तो आप इनको याद रखेंगे। ऊपर हमने जितना भी देखा, अब उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखो, एक्सप्लेन करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश एवं
तराई क्षेत्र। ठीक है, दूसरा कलर यूज करता हूँ। देखो ये है सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार हम देखेंगे ना भाई, तो आपको मैंने दिखाया सोमेश्वर, रामनगर, हरहा, तीनों पश्चिमी चंपारण में। तो सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण में जो 784 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। लंबाई देखेंगे तो लगभग 70 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो त्रिवेणी नहर से मेखना ठोड़ी दर्रा तक विस्तार है इसका। तो आपसे पूछ देगा कि सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार कहाँ है, तो त्रिवेणी नहर से लेकर मेखना ठोड़ी दर्रा तक इसका विस्तार है। लंबाई कितनी है, 70 किलोमीटर, और टोटल एरिया कितना है, 784 वर्ग किलोमीटर। सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ है, जो आपको पहले से ही पता है, मैप में मैंने आपको दिखाया भी, यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो आप इसको याद रखेंगे। कह रहा है तीव्र बहाव के कारण अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है। देखो जैसे कि ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से जब मैदानी क्षेत्र में नदियां आती हैं तो बहाव बहुत तीव्र होता है, और आपको पता है कि शिवालिक श्रेणी का ही रेंज है, तो उधर से जो नदियां आती हैं उनकी बहाव बहुत तेज है। इस वजह से दर्रों का निर्माण किया गया। दर्रा क्या होता है, मान लो पठार है, पर्वत है, उसको काट के जब बीच से नदी निकल जाती है तो दर्रा हो जाता है, पास हो जाता है, उसी को हम दर्रा कहते हैं, यानी एक रोड रास्ता टाइप का। ठीक है, इसमें आता है सोमेश्वर दर्रा, मेखना ठोड़ी दर्रा और मारवाड़ दर्रा। ठीक है, तो सोमेश्वर और मेखना ठोड़ी तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये त्रिवेणी नहर से मेखना ठोड़ी दर्रा तक इसका विस्तार है। तो सोमेश्वर नाम ही है, तो सोमेश्वर दर्रा आपको याद होगा कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। मेखना ठोड़ी दर्रा पश्चिमी चंपारण में। एक मारवाड़ याद रखिएगा, तो मारवाड़ दर्रा भी कहाँ है भाई, सोमेश्वर श्रेणी में ही है। और इसी पर बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर किला, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। ठीक है, तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सोमेश्वर किला। और सबसे ऊंची इसी पर होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये है, यही जो है ना शिवालिक का हिस्सा है। अब बाह्य हिमालय, लघु हिमालय तो यहाँ पे मिल नहीं रही है, शिवालिक ही मिल रही है, तो शिवालिक में ही सबसे ऊंची कौन सा है, सोमेश्वर किला। नाम क्या है, सोमेश्वर किला, और है कहाँ, सोमेश्वर श्रेणी पे। नाम तो दोनों सेम ही है। ऊंचाई कितनी है, 880 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और सोमेश्वर किला जो है यह किस चीज का हिस्सा है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। उसके बाद है हरहा या दूंगी घाटी, जो आपको पहले आपने सोमेश्वर श्रेणी देखा, उसके बीच में जो घाटी वाला एरिया देखा था उसका नाम था हरहा या दूंगी घाटी। तो इसका विस्तार भी पश्चिमी चंपारण में है, 214 वर्ग किलोमीटर में। तो आप याद रखेंगे, और इसकी लंबाई लगभग 20 से 30 किलोमीटर है। तो आप लंबाई भी यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ना रामनगर दून की पहाड़ी। तो आपने ऊपर देखा था सोमेश्वर, फिर हरहा-दून की घाटी देखा था, उसके बाद रामनगर दून की पहाड़ी देखा था। रामनगर दून की पहाड़ी, इसका भी विस्तार भाई पश्चिमी चंपारण में है। लंबाई इसकी 32 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी जो रामनगर दून की पहाड़ी पे है, यह संतपुर की चोटी है। संतपुर चोटी नाम है इसका, 242 मीटर ऊंची है। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सोमेश्वर श्रेणी पे सोमेश्वर किला, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 880 मीटर। और रामनगर दून की पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन है, संतपुर की चोटी। और संतपुर की चोटी का नाम है 200, सॉरी ऊंचाई कितनी है, 242 मीटर। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए बस, और उसके बाद ना एक बार रट रट जाइए इसको। और रही बात पीडीएफ की, देखो कई लोग मेरे से पूछे भी कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखो पीडीएफ मैं दूंगा जरूर, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहो। पीडीएफ कहीं और नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और 1 तारीख को मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जितने भी लेक्चर होंगे उनके नीचे उनका पीडीएफ। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, लिखने को नहीं की कोशिश मत कीजिए, पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उसका पीडीएफ मैं ही दे दूंगा, लिखने की क्या जरूरत है, क्यों इतना मेहनत करना। अब नीचे देखेंगे हम ना तराई प्रदेश। ठीक है, तो कह रहा है शिवालिक के दक्षिण एवं गंगा मैदान के उत्तर में है तराई क्षेत्र का विस्तार, जो मैंने आपको मैप में दिखाया कि मैदानी भाग के ऊपर था और शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे था, तो वही है तराई प्रदेश। विस्तार कहाँ है, तो उत्तर पश्चिमी सीमा एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर इसका है। जैसे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, पहले है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद है पूर्वी चंपारण। वैसे ही इस कोने में देखेंगे, यानी इस कोने में आप ईस्ट, और नॉर्थ के कोने में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में देखेंगे तो आपको दिखेगा अररिया और किशनगंज। तो अररिया किशनगंज इन दोनों क्षेत्रों में ना तराई प्रदेश है। मतलब तराई प्रदेश में ये 4 जिले जो है ना ये आते हैं। वैसे बीच वाला जो छोटा सा पतला सा पट्टी ना, नेपाल से सटे हुए सभी जिलों से गुजरता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तराई प्रदेश मुख्यतः वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण और अररिया किशनगंज में ही पाया जाता है। अब गंगा के मैदान का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। देखो कहता है उत्तरी गंगा का मैदान। भाई जो उत्तरी गंगा का मैदान है ना, इसकी क्षेत्रफल जो है ना 56,980 वर्ग किलोमीटर है। तो आपने देखा जहाँ पे 90,000 या 96,000 वर्ग किलोमीटर में, 90,000 वर्ग किलोमीटर में
लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर इसी का है। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उत्तरी गंगा का मैदान ज्यादा इसका विस्तार है और दक्षिणी गंगा के मैदान का विस्तार कम है। क्यों? क्योंकि नीचे से पठारी भी एरिया भी है, तो इसलिए कह रहा है निर्माण इसका गंगा एवं उसकी सहायक नदी द्वारा हुआ है और ढाल इसका जो है ना भाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरह है। तो हम्म, उत्तर पश्चिम से होगा, ये यहाँ पे गलत है, इसको पश्चिम कर लेना। तो असल में मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम से यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बह रही है, तो इसलिए आपको ये चीज याद होना चाहिए, दक्षिण पूर्व की तरफ। कह रहा है कि कई दोआब क्षेत्र में डिवाइड है, उत्तर गंगा का मैदान कई दोआब क्षेत्र में भी विस्तार है। देखो, दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। ठीक है, तो कई दोआब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक है घाघरा और गंडक दोआब, घाघरा गंडक दोआब, उसके बाद है गंडक और कोसी दोआब, और उसके बाद है कोसी और महानंदा दोआब। तो तीन दोआब मिल रहे हैं यहाँ पे। एक कौन है? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, तो इनको आप याद रखें। यहाँ पे एक चीज आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देख रहे हो आप, ये जो है ना उत्तर और उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व की तरफ बह रहा है, ऐसी ही नदियां जा रही हैं। ये वाली देखो, गंडक नदी ऐसे है, बूढ़ी गंडक ऐसे है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बगल में आप जो देख रहे हो ना, ये बागमती नदी है। ये बागमती नदी है जो पहले बूढ़ी गंडक में मिलती थी। वर्तमान में जो है ना भाई, ये कोसी नदी, सॉरी, कमला नदी में आके इधर मिल जाती है, और कमला नदी आके कोसी में मिल जाती है। तो बागमती नदी जो पहले बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हुआ करती थी, वर्तमान में जो है ना ये कमला नदी में आकर मिल जाती है। तो इस वजह से आप इनको याद रखें। उसके बाद देखो, कोसी नहर, कोसी नदी, कमला नदी कोसी नदी में ही आगे मिलती है। और उसके बाद है महानंदा, जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। तो बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है? महानंदा। और बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन है? घाघरा नदी। और बीचों बीच से कौन सी निकलती है? ये ये देखो, ये गंगा नदी है। ये वाला जो नदी है ना, ये है गंगा नदी। ठीक है, ऐसे आके गंगा नदी बीच में ऐसे ऐसे बुझ जाती है गंगा नदी। और इसकी सहायक नदियां ये, जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये सब। तो ये, तो इसकी मुख्य रूप से जो सहायक है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है, कोसी है, महानंदा है। कमला मिलती है कोसी में, बागमती मिलती है भी कमला में। बट पहले कहाँ मिलती थी? बूढ़ी गंडक में। तो आप इन चीज को याद रखें। तो उत्तरी गंगा के मैदान में हमने तीन दोआब क्षेत्र देखा है, एक घाघरा गंडक दोआब, एक गंडक कोसी दोआब, एक देखो ये गंडक और कोसी दोआब, और एक देखा हमने कोसी और महानंदा दोआब। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे, कह रहा है कि क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पे भाई, जो हाईलाइट देखो, कह रहा है क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पे उत्तर गंगा के मैदान को ना भाई चार भागों में बांटा गया है। उत्तरी गंगा के मैदान को चार भागों में डिवाइड कर रहे हैं। और कौन है? भाबर, बांगड़, खादर, चौड़ या मन। ठीक है, चौड़ अलग होता है, मन अलग होता है। यहाँ पे लिख दिया गया है चौड़ और मन दोनों साथ में, तो आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होता है। देखो, चौड़ क्या है? चौड़ मतलब एक स्थानीय भाषा है, और स्थानीय लैंग्वेज में चौड़ का मतलब होता है कि वह दलदली भूमि टाइप का, जो बहुत लंबा चौड़ा दलदली भूमि टाइप का जो है ना, उसको हम चौड़ के नाम से जानते हैं। तो चौड़ का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा झील है, जड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। चौड़ का मतलब होता है दलदली भूमि। ठीक है, और यह स्थानीय भाषा में दलदली भूमि को ही चौड़ कहते हैं बिहार में। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। लेकिन मन का मतलब होता है जलाशय। ठीक है, जहाँ पे जल भरा हुआ। तो भावड़ कहता है तराई के क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। तराई क्षेत्र, उसके बाद भावड़ मिलेगा, फिर बांगड़ मिलेगा, फिर खातर मिलेगा, फिर चौड़ या मन वाला एरिया मिलेगा। तो कह रहा है उत्तरी गंगा के मैदान में पहले तराई क्षेत्र के दक्षिण में भावड़ मिलता है हमें, जो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ठीक है, मान लो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा, ये कौन सा, यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है ना, मान लो बिहार है। ठीक है, तो ऊपर हमने देख लिया कि तराई क्षेत्र था। मतलब ये वाला एरिया ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तराई है, यहाँ पे भी तराई है, और इसके जस्ट तराई के जस्ट नीचे 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये भावड़ है। ठीक है, अब भावड़ के जस्ट नीचे क्या है? बांगड़ है। ये देख रहे हो, बांगड़ के जस्ट नीचे क्या है? खादड़ है। ठीक है, और खादर के नीचे जो चौड़ या मन के रूप में हमें मिल रहा है, या उत्तरी गंगा के मैदान का
ये पूरा एरिया है। तो आपको इससे समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो तराई क्षेत्र के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व देख रहे हैं आप, पश्चिम से पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में नेपाल से सटे सभी जिलों में यह पाया जाता है। तो भावर कहाँ है? नेपाल से सटे वो ऊपर वाला जिला जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल वाला एरिया जो देखते हैं ना, अररिया, किशनगंज वाला एरिया, तो इन क्षेत्रों में मिलता है। कंकड़ एवं बालू की अधिकता है। स्वाभाविक सी बात है कि कंकड़ बालू, क्योंकि ऊपर जो शिवालिक श्रेणी का एरिया है, नदियां वहां से आती है, तो कंकड़ बालू साथ में ले आती है उनको काट काट के। भावर के जस्ट नीचे आप देखेंगे ना, दक्षिण में, भावर के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देख रहे थे दक्षिण में, ये रहा, ये है बांगर वाला एरिया। मुख्य रूप से यह उत्तरी पश्चिमी मैदान में पाया जाता है। इसको बांगर को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। खादर को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में हर वर्ष वर्षा मतलब बाढ़ आती है और अवसादों का निक्षेप करती है वहां पे। इस वजह से पड़त बाई पड़त हर साल नए पड़त इस पे जम जाते हैं, इसीलिए नवीन जलोढ़ की है। उत्पादकता यहाँ पे अधिक होती है। विस्तार कहाँ है? उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी मैदान यानी गंडक और कोसी जो द्वाब है, उन द्वाब में इनका विस्तार है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चौड़ या मन देखेंगे। देखो, नदियों के मार्ग बदलने से निर्माण होता है मन का। तो मन का निर्माण या चौड़ का निर्माण जो है ना, कभी नदियां वहां पर बहा करती थी, अभी नदियां उधर से नहीं बहती है। तो जिन एरिया में गड्ढा टाइप का था, निचला एरिया था, वहां पे पानी रह गया है अभी, तो उसको मन कहेंगे। और जो थोड़ा ऊंचा एरिया था और उसमें नदी बह रही थी और वहां से अब नदी गायब हो चुकी है, तो दलदली टाइप का एरिया बन गया है, उसको चौड़ कहेंगे। ठीक है। मुख्य रूप से गोकुड़ झील। देखो, गोकुड़ झील क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, पहले नदियां कैसे जा रही थी? ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे जा रही थी नदियां। बाढ़ आई, नदियों में बहुत तेज फ्लो है। बाढ़ आई, नदियों में बहुत तेज फ्लो है, तो नदियां घूमने की वजह से सीधे 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 निकल गई। अब क्या है? तो पहले तो ऐसे बह रही थी। अब यहाँ पे जो गड्ढा वाला एरिया है ना भाई, यहाँ पे मान लो गड्ढा है, तो यहाँ पे पानी ना जम गई। ठीक है, यहाँ पे पानी जम गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक गाय मतलब ऑक्सो लेक जो हम इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो है ना बैल या गाय के खूर के समान ये वाला क्षेत्र बन गया। आप देख रहे हो, ये जैसे कि ऐसे बह रही थी नदियां पहले, ऐसे, अब सीधे निकल रही है, अब नदियां इधर जा नहीं रही है। लेकिन इन क्षेत्रों में जो जमाव हो गया, ये देख रहे हो खूर के समान है, यानी पैरों के समान है, इस वजह से हम इसको ऑक्सोलेक कहते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। पहले कभी जैसे नदियां बहती थी, अभी मार्ग बदल ली है, तो जो घूम फिर के जाती थी अब सीधे निकल जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो घूम फिर के जाने वाली जगह पे जो ना पानी बच गया है, उसी को हम गोखुर लेक या गोखुर झील कहते हैं। मीठे जल का स्रोत होता है, मछली या मखाना उत्पादन हेतु भी ये फेमस। तो आपने देख लिया कि उत्तर गंगा के मैदान को हम चार भागों में डिवाइड किया। किस क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर, यानी वहाँ के मिट्टी और वहाँ के संसाधन के अकॉर्डिंग हमने इसको चार भागों में बांट दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। जैसे आगे आप लोग देखोगे ना भाई, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, कह रहा है दक्षिणी गंगा का मैदान। देखो, दक्षिण गंगा का जो मैदान है ना, इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर। ओहो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, ये देख रहे हो, ये देखो दक्षिण गंगा का मैदान, इसका जो क्षेत्रफल है ना 33,670 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर गंगा का मैदान बड़ा है और दक्षिण गंगा का मैदान छोटा है। क्यों छोटा है? नीचे पठारी एरिया है जो आपको पता ही है। विस्तार कहाँ है? तो गंगा नदी के दक्षिण में पठारी भाग तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये बीचों बीच से गंगा बहती है, तो गंगा के नीचे जो एरिया है ना दक्षिणी गंगा के मैदान का, जो नदियां आ रही है वो, और उसके जस्ट नीचे क्या है? पठारी भाग है। इसीलिए ढाल क्या है? दक्षिण से उत्तर साइड। भाई नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है, तो नीचे से ऊपर ही तो जा रही है ना, मतलब नीचे से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब नीचे साइड से, झारखंड साइड से निकल के गंगा में मिल रही है, तो नीचे से ऊपर होगा नहीं, दक्षिण से उत्तर है। तो आप इन चीजों को याद रखें। चौड़ाई देखेंगे ना भाई इनका, दक्षिण गंगा के मैदान का, तो दक्षिण गंगा के मैदान का जो चौड़ाई है, तो दक्षिण में अधिक है, यानी नीचे अधिक है, और पूर्व में जाते जाते यह कम हो जाता है। प्राकृतिक कगार, और यहाँ पे प्राकृतिक कगार का निर्माण होता है। और पटना बेस्ट एग्जांपल इसका, पटना जो है ना कगाड़ी क्षेत्र पे बसा हुआ यानी जगह है, यानी जो राजधानी है पटना बिहार की, यह कगार का बेस्ट एग्जांपल है, यानी प्राकृतिक कगार का ये बेस्ट एग्जांपल। क्यों? क्योंकि पहले मोटा था, अब धीरे 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 पतला हो गया, पतला हो गया। उस पतले वाले एरिया पे जो शहर बसा हुआ है, उसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? पटना है। तो पटना कगाड़ पे बसा हुआ है, आप याद रखेंगे। कह रहा है पठारी क्षेत्र से आने की वजह से बालू की अधिकता होती है। स्वाभाविक सी बात है भाई, वहां से नदियां, अब जैसे नीचे से नदियां आ रही हैं,
उनकी स्पीड उतनी है नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से वो आ नहीं रही है, स्पीड ज्यादा है नहीं, तो कंकड़ पत्थर तो काट के लाएगी नहीं, बस उनको घिस घिस के बालू जरूर ला सकती है, इसलिए बालू क्या दिखता है। पीनेट प्रवाह प्रणाली को यह फॉलो करती है, जैसे पुनपुन फल्गु की। पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या होता है भाई, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो, एक मिनट रुक जाओ। जैसे मान लो कि ये है कोई नदी, ठीक है, ये नदी है, और यहाँ पे ना कोई एक सहायक नदी है। पहले इसके साथ साथ ऐसे 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 चल रही है, ऐसे ऐसे बहुत दूर तक साथ चली है, फिर बाद में आके यहाँ पे मिल गई, तो इसको कहेंगे पीनेट प्रवाह प्रणाली। पीनेट प्रवाह प्रणाली मतलब ये होता है कि कोई भी सहायक नदियां जब अपनी मुख्य नदियों के समानांतर चलती जाती हैं और कुछ जो आगे जाकर जब उसमें मिल जाती है, तो उसको कहेंगे पीनेट प्रवाह प्रणाली। और दक्षिणी गंगा के मैदान में कई एक सारी नदियां ऐसी हैं जो पीनेट प्रवाह प्रणाली को फॉलो करती है, जिसमें से आपने देखा पुनपुन, फल्गु और क्यूल, ये तीनों नदियों का नाम आप याद रखें। उसके बाद है टाल क्षेत्र। देखो, कहते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे उत्तर बिहार में ना चौड़ या मन होता है, उसको दक्षिण बिहार में, जैसे उत्तर बिहार में आपने देखा मन एरिया, मन है, ठीक है, तो उसी को दक्षिण बिहार में हम टाल एरिया बोलते हैं, टाल क्षेत्र। तो कह रहा है प्राकृतिक आधार के दक्षिण में जलमग्न निम्न भूभाग को हम टाल क्षेत्र कहते हैं। आपको पता है, आपको मैंने बताया है कि प्राकृतिक जगह पे बैठा हुआ है कौन? पटना बैठा हुआ है, और पटना से लेकर मोकामा तक जो 25 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा टाल पाया जाता है, जैसे बढ़िया टाल, सिंघोल टाल, मोकामा टाल, मोड़ टाल। ये जो एरिया है ना, ये सब पटना और मोकामा का जो एरिया है, बीच में जो 25 किलोमीटर का जो एरिया है, इसी में ये सभी टाल बसे हुए हैं। तो दक्षिण बिहार में इसको हम टाल के नाम से जानते हैं, वही उत्तर बिहार में हम देखेंगे तो मन के नाम से जानते हैं, तो दोनों चीज एक ही है, तो इसीलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। दोआब की बात करेंगे, देखो भाई, उत्तर बिहार में भी हमने दोआब देखा था, और मतलब उत्तरी गंगा के मैदान में भी हमने दोआब देखा था, और दक्षिणी गंगा के मैदान में भी हम दोआब देख रहे हैं। तो दोआब में आप देखोगे ना भाई, तो ये देखो, जैसे कह रहा है सोन गंगा दोआब। देखो, सोन गंगा दोआब के बीच में ना भोजपुर का मैदान है। आप इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिए। अब आपसे मान लो, आपसे पूछता है कि जैसे कि भोजपुर का मैदान किन नदियों के बीच में है, तो सोन नदी और गंगा नदी के दोआब में भोजपुर का मैदान है। सोन नदी और क्यूल नदी के दोआब में मगध का मैदान है, आप याद रखेंगे। और क्यूल नदी और राजमहल पहाड़ी के बीच में अंग का मैदान है। अंग जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, आपको अपने एंशियंट में पढ़ा भी होगा, तो आप याद रखेंगे कि भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान, इन तीनों मैदान किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच में मिलकर बन रही है। जैसे सोन गंगा दोआब में कौन है? भोजपुर का मैदान है। सोन और क्यूल के बीच में कौन है? तो सोन और क्यूल के बीच में मगध का मैदान है, और क्यूल और राजमहल के बीच में क्या है? अंग का मैदान है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्षिण का पठारी प्रदेश, देखो, अब छोटा नागपुर का जो है ना, ये सीमांत एरिया, छोटा नागपुर जैसे नीचे आपको मैंने बताया कि बिहार के नीचे जो है ना छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर का पठार बिहार में भी निचले जिलों में थोड़ा सा आपने देखा कि पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो इसी पट्टी के जो छोटा नागपुर पठार का जो सीमांत वाला एरिया है, जहाँ पे इसकी सीमा समाप्त होती है, अंत होती है सीमा की, और उसके बाद वाला थोड़ा सा जो एरिया है, वही है दक्षिणी पठारी प्रदेश, ठीक है। ये कहता है इसका विस्तार पूर्व में कैमूर से लेकर, सॉरी, पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक यह इसका विस्तार है, यानी कैमूर से लेकर बांका तक क्या है? दक्षिणी पठारी प्रदेश है। और यह प्राचीनतम भूखंड है। सिंपल सी बात है भाई, जो पठारी एरिया है तो बहुत प्राचीन ही होगा, मैदानी एरिया ना नया होता है, तो ये बहुत ही प्राचीनतम भूखंड है। तो आप इन चीज को याद रखेंगे। अब इसको भी ना हम कुछ एरिया में, जैसे कि हमने ऊपर बांटा ही था, 4 भागों में हमने इसको पढ़ा था। तो आप देखेंगे कैमूर या रोहतास का पठार। देखो, कैमूर या रोहतास का पठार में यह विंध्य श्रेणी का ही पूर्वी भाग है, जो जबलपुर से रोहतास तक फैला हुआ। जबलपुर मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, जबलपुर से लेकर रोहतास तक इसका विस्तार है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे कि कैमूर या रोहतास के पठार का जो विस्तार है, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेके रोहतास तक इसका विस्तार है, और कैमूर रोहतास का पठार विंध्य श्रेणी का ही पार्ट है। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका विंध्य श्रेणी का पार्ट है। औसत ऊंचाई जो इसका देखेंगे 300 से 450 मीटर है, और सबसे ऊंचा भाग जो इसका रोहतासगढ़ है, जो 495 मीटर है। तो विंध्य श्रेणी का बिहार में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? रोहतासगढ़ का पठार, रोहतासगढ़ चोटी। और रोहतासगढ़ चोटी का
जो ऊंचाई है लगभग 500 मीटर है, यानी 495 मीटर है, और यह विंध्य श्रेणी का हिस्सा है, और यह कैमूर रोहतास पठारी वाला एरिया में मिलता है हमें, क्योंकि दक्षिण पठारी प्रदेश को हम 4 भागों में बांटे थे, तो कैमूर रोहतास में हमें रोहतासगढ़ का पठार मिलता है, जो विंध्य श्रेणी का ही पार्ट है, तो आप इसको याद रखेंगे। कह रहा है सोन नदी इसे छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। जो आपने ऊपर देखा कि आपको मैंने निचले पठारी वाला हिस्सा में दिखाया कि सोन नदी जो निकल रही थी, सोन नदी के जस्ट बाएं साइड में, यानी पश्चिम साइड में, ये हमारा पठारी वाला कैमूर रोहतास का पठार है, तो आप याद रखेंगे। बलुआ पत्थर की अधिकता है, कॉमन सी बात है। उसके बाद दूसरा जो है ना, गया का पहाड़ी क्षेत्र। देखो गया के पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार औरंगाबाद, गया, नवादा में अनेक पहाड़ी क्रम के रूप में विस्तृत है, यानी एक ही पूरा समानांतर नहीं, छोटा 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 क्रम के रूप में विकसित है। ये पहाड़ियां मैदानी भागों में विस्तृत है, जैसे जेडियन, हिंडन, हलिया, ये सभी ना प्रमुख पहाड़ियां हैं। कौन कौन? जेडियन, हिंडन, हलिया, ये तीनों गया का जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हम 4 भागों में बांटे हैं दक्षिणी जो पठारी क्षेत्र को, तो उसको 4 भागों में जो बांटा है, तो गया का जो पठारी क्षेत्र है उसमें जेडियन, हिंडन और हलिया, ये तीनों प्रमुख पहाड़ी है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसका विस्तार कहाँ तक है? औरंगाबाद, गया, नवादा। गया के शहर के समीप ही क्या क्या है? रामशिला, ये सब पहाड़ी है। भूतशिला, भूतशिला, प्रेतशिला, ठीक है, ब्रह्मयोगी, रामशिला, भूतशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोगी, ये सब गया पहाड़ी क्षेत्र के ही अंदर में छोटा छोटा पहाड़ी है, तो इनको आप याद रखें। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि क्या देखा आपने कि आपने यहाँ पे देखा कि अनेक पहाड़ी क्रम के रूप में विकसित है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि यहीं पे आप देखेंगे क्या? जेडियन, हिंडन, हलिया और रामशिला, भूतशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोगी। कह रहा है गया एवं जहानाबाद की सीमा पर ना बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियां हैं। देखो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां भी यहीं पे दिखती है। कहाँ पे? गया और जहानाबाद का जो एरिया है, सीमा एरिया है, उस सीमा पे ही बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां। तो आपसे अगर पूछ दे कि गया और जहानाबाद की सीमा पे कौन सी पहाड़ी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी है। और इतने छोटी छोटी पहाड़ियां क्यों देखने को मिली हमें? क्योंकि ये यानी छोटे छोटे श्रृंखलाओं में बटे हुए हैं, इस वजह से समानांतर नहीं है। उसके बाद अब थोड़ा सा देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं ना। देखो अब देखोगे राजगीर का गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर का गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। देखो कह रहा है यह मूलतः गया के पहाड़ी श्रृंखला का ही विस्तार है। जो गया वाला ये पहाड़ी श्रृंखला है ना, इसका ही विस्तार है राजगीर का गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, जो मुख्य रूप से नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर का गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर खुद ही नालंदा में है, तो नालंदा जिले में स्थित होगा, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वैभवगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी तथा पीर की पहाड़ी, पीर की पहाड़ी। तो देखो जितना भी गिरी होगा वो सब राजगीर में ही गिर रहा होगा, और पीर की पहाड़ी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट में आप याद रखेंगे। तो गिरी वाला कहाँ है? राजगीर में। सबसे ऊंचा जो है ना वैभवगिरी है, जो रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो गया की पहाड़ियों में आप देखेंगे सबसे ऊंचा कौन है? वैभवगिरी है। तो जितने भी छोटे छोटे पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे वैभवगिरी सबसे ऊंचा है। ठीक है, राजगीर गिरिया की पहाड़ी क्षेत्र में वैभवगिरी सबसे ऊंचा है, तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा है नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी। देखो 4 भागों में हम बांटे ही थे, तो चौथा ही हमारा ये है। ठीक है, कह रहा है नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी। ये देखो नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी, तो इसका विस्तार कहाँ है? कह रहा है दक्षिण में नवादा से लेकर उत्तर में गंगा नदी तक, नवादा से लेकर गंगा नदी तक अनेक पहाड़ी श्रृंखला में अवस्थित है। तो यहाँ पे भी पहाड़ी श्रृंखला हमें देखने को मिल रही है। उत्तर बिहार में तो हमें जो आपको शिवालिक श्रेणी में दिख रहा था, 2 ही पहाड़ी दिख रहा था। कौन? सोमेश्वर, और नीचे रामनगर दून की पहाड़ी, और बीच में हरहा घाटी वगैरह जो था, तो वो उस इसमें मिल रहा था। लेकिन नीचे के पठारी क्षेत्र में आपने देख लिया बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जो अनेक छोटे छोटे श्रृंखला में उपस्थित हैं। तो इसमें कौन आ जाएगा? एक सतगावा श्रृंखला, गिद्धेश्वर की पहाड़ी, बेतिया की पहाड़ी, बांका की पहाड़ी, बांका की पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी, जो मुंगेर और जमुई के बॉर्डर पे है, तो खड़गपुर की पहाड़ी। क्वार्टजाइट की अधिकता है यहाँ पे। तो देखो नवादा मुंगेर की पहाड़ी में क्वार्टजाइट अधिक मात्रा में मिलता है, और आप इस सबको, इस छोटे छोटे जो है ना, इसको याद रखेंगे कि किस पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे बवगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, ठीक है,
और पीर की पहाड़ी, ये सब गिरी राजगीर में ही गिरी हो जाएगा। गिरिया की पहाड़ी क्षेत्र राजगीर में ही है। राजगीर खुद ही नालंदा में, तो सब नालंदा में ही है। और वैभवगढ़ी इसमें सबसे ऊंचा है। वैसे ही ऊपर भी आप देख रहे थे कि छोटे छोटे श्रृंखलाओं बटा हुआ था, तो ये भी आपने रामशिला, बुधशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी वगैरह आपने देख ही लिया। बराबर नागार्जुन की पहाड़ी भी आपने देख लिया। नवादा और मुंगेर की पहाड़ी में भी आपने ये सब देख लिया। सतगावा, गिद्धेश्वर, बेतिया, बांका वगैरह ये सब आपने देख लिया। और खड़गपुर की पहाड़ी। अब थोड़ा सा